नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सेल्फ मेड ट्यूटोरियल। सेल्फ मेड ट्यूटोरियल में आज के लेक्चर सीरीज में आप देखेंगे समुद्रगुप्त की उपलब्धियां, या ये देखेंगे समुद्रगुप्त कौन था, समुद्रगुप्त के साम्राज्य विस्तार के बारे में। समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य का विस्तार भारत में अपने साम्राज्य के विस्तार कहाँ से कहाँ तक किया, विदेशों के साथ उसका संबंध कैसा था और किन विदेशी राज्यों के साथ उसने अपने संबंध स्थापित किए, और उसके सांस्कृतिक और साहित्यिक उपलब्धियां भी हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं बता दूं, समुद्रगुप्त जो ये टॉपिक है वो लिया गया है हिस्ट्री, प्राचीन भारतीय इतिहास, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के गुप्त वंश से। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? गुप्त वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त प्रथम, और चंद्रगुप्त प्रथम का ही पुत्र था समुद्रगुप्त। ओके, तो हम बात करेंगे समुद्रगुप्त के बारे में। तो मैं पहले थोड़ी सी पृष्ठभूमि के रूप में आपको बता दूं कि समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था, वह बहुत ही प्रतापी था। उसके बारे में जो भी जानकारी प्राप्त होती है, समुद्रगुप्त के बारे में जो भी जानकारी प्राप्त होती है वो प्राप्त होती है समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से। वो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख हरिसेन द्वारा लिखा गया है या रचित है, और कहाँ रचित है? प्रयाग यानी कि इलाहाबाद में। इलाहाबाद से वो, इलाहाबाद का एक जगह है प्रयाग, वहाँ से वो प्रशस्ति अभिलेख प्राप्त होता है, तो इसीलिए उसको कहा जाता है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। ओके, तो चलिए, समुद्रगुप्त का जो अवधि है वो है 335 से 375 ईस्वी तक। 335 से, अगर किसी कोई बुक आप पढ़िएगा तो उसमें 340 भी दिए रहता है, तो इसीलिए आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे इतिहासकारों का ऐसा मत है कि उनका समय अवधि या उनका शासनकाल है समुद्रगुप्त का 335 से 375 ईस्वी तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा समुद्रगुप्त, अचीवमेंट ऑफ समुद्रगुप्त। ये गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र था। इसकी जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? प्रयाग प्रशस्ति से होती है। यह बहुत ही योग्य राजकुमार था और उसकी प्रतिभाओं से ही प्रभावित होकर चंद्रगुप्त प्रथम ने उसे अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया। समुद्रगुप्त के शासनकाल के प्रयाग प्रशस्ति से ही गुप्त वंश के इतिहास के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त होती है, और समुद्रगुप्त के शासनकाल का गुप्त वंश के गुप्त काल के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, इसलिए क्योंकि समुद्रगुप्त ने पूरे राष्ट्र की सुरक्षा और समृद्धि और संस्कृति की समृद्धि के लिए पूरे भारत को एक छत्र राज्य में संजोने का पूरा प्रयास किया और उसमें सफलता भी प्राप्त की। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह से समुद्रगुप्त ने पूरे उत्तर भारत से लेके दक्षिण भारत तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया और पूरे भारत को एक छत्र राज्य में संगठित कर दिया। ओके, आप यहाँ पढ़ सकते हैं, इसमें पूरा लिखा हुआ है। समुद्रगुप्त के विषय में यद्यपि अनेक शिलालेखों का मतलब क्या होता है? शिलालेख का मतलब होता है, शिला मतलब पत्थर, पत्थर पर उत्कीर्ण किए गए, खुदाई करके लिखे गए जो मैसेज होते हैं, संदेश होते हैं, वो तो उस से लिखे गए, पत्थर पर लिखे गए उस तत्व को शिलालेख कहते हैं। स्तंभ लेख मतलब पिलर। स्तंभ का मतलब क्या होता है? पिलर। पिलर पे जो लेख यानी मैसेज लिखे जाते हैं उसको कहते हैं स्तंभ लेख। मुद्राओं यानी कॉइन्स, साहित्यिक ग्रंथ यानी कि जो लिटरेचर टेक्स्ट है, यानी कि समुद्रगुप्त के समय में जो इतिहासकारों के द्वारा उनके दरबार में रहते हो या उनके समकालीन जो भी इतिहासकार रहे हो, कवि रहे हो, उन्होंने जो ग्रंथें लिखी वो होता है साहित्यिक ग्रंथ। उनसे भी मतलब इन सारे तत्वों से भी इतिहास के बारे में समुद्रगुप्त के, विशेष रूप से समुद्रगुप्त के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ओके, यदि आपने प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत को पढ़ा है, अगर नहीं भी पढ़ा है तो कोई बात नहीं है, चैनल पे जाइएगा तो प्लेलिस्ट में जाके आप पूरे डिटेल्स में बताया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ओके, तो आप तो समुद्रगुप्त के इतिहास के बारे में, या ये कहे कि गुप्त वंश के इतिहास के बारे में जानकारी के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं?
शिलालेख, स्तंभलेख, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति लेख, यह बहुत ही गुप्त वंश का सबसे फेमस, प्रसिद्ध और ऑथेंटिक स्रोत है। कौन सा? समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, जो हरिसेन द्वारा लिखा गया है। ओके, जैसे यहाँ पे भी नोट किया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। यह प्रयाग प्रशस्ति प्रयाग के किले के भीतर अशोक के स्तंभ पर उत्कीर्ण है। यानी कि प्रयाग प्रशस्ति के बारे में मैं एक बात बता दूं, आगे बढ़ूं इसके पहले आप तो जानते ही हैं कि प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त द्वारा लिखा, समुद्रगुप्त के शासनकाल की जानकारी देता है। उस पे टोटल 32 लाइन ऐसे खुदाई किए गए हैं जिसमें वो अपने प्रजा को जो मैसेज देना चाहता था समुद्रगुप्त इस पे, और अपने विजय को और जो भी उनकी उपलब्धियां है उस स्तंभ लेख पे उसने खुदवाया था। ओके, किसके द्वारा खुदाई की गई थी? विद्वान हरिसेन के द्वारा। इस प्रकार प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के शासन काल के प्रमुख घटनाओं, विजय और शासन आदि का सुंदर वर्णन किया गया है। ये तो हुआ। अब हम देखेंगे समुद्रगुप्त की दिग्विजय। तो समुद्रगुप्त की दिग्विजय पढ़ें, उनकी विजय या ये कहे विक्ट्री ऑफ समुद्रगुप्त कहें, या ये कहे स्टेट एक्सटेंशन ऑफ समुद्रगुप्त। लेकिन उसके पहले मैं ये बताना चाहूँगी उनके प्रयाग प्रशस्ति के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बातें जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। साथ ही यदि आप किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं या कोई भी पीसीएस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी करते हैं, तो उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि क्वेश्चन हमेशा ये पूछ देता है। ये तो जनरली कॉमन सी बात हो गई जो मैं आपको जानकारी दे रही हूँ, लेकिन एक बात की, वो कौन सा स्तंभ लेख है जिस पे 3 कालों के 3 शासकों के संदेश खुदे गए हैं या खुदाई करवाए गए हैं? तो वो है समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। तो समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति यानी इलाहाबाद में स्थित समुद्रगुप्त का ये प्रयाग प्रशस्ति एक स्तंभ लेख है, उस पे समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, लेकिन उस पे 3 शासकों का। तो किसका किसका? एक अशोक का, अशोक का जो कौशाम्बी अभिलेख है, कौशाम्बी अभिलेख यानी सबसे बड़ा अभिलेख है, स्तंभ लेख, सबसे लंबा कौशाम्बी अभिलेख, जिसे हम लोग रानी अभिलेख भी कहते हैं। इसलिए रानी अभिलेख कहते हैं कि अशोक के जितने भी अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें से इलाहाबाद का अभिलेख कहे या कौशाम्बी अभिलेख कहे या प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख कहे, ये बहुत ही लंबा था, इसीलिए इसे रानी अभिलेख कहते हैं। ओके, तो इस पर सबसे पहले अशोक का मैसेज खुदाई किया गया है। उसके बाद से गुप्त वंश का शासक समुद्रगुप्त का मैसेज खुदा हुआ है। 32 लाइन ऐसे खुदाई किए गए हैं जिसमें समुद्रगुप्त की विजय और उनकी उपलब्धियों के बारे में चर्चा की गई है, या ये कहे कि उनकी विजय, उनके साम्राज्य, उनके उपलब्धियों के बारे में उनसे जानकारी प्राप्त होती है। ओके, तो वो हरिसेन द्वारा खुदाई की गई है। फिर उसके नीचे उसी पिलर पे ध्यान रखिएगा, सबसे पहले किसका? अशोक का, दूसरा समुद्रगुप्त का, और फिर उसी पिलर पे मध्यकाल में जाके जहांगीर ने अपनी मैसेज उस पे खुदवाई है। इलाहाबाद के इस प्रयाग प्रशस्ति पर जहांगीर का मैसेज खुदा हुआ है। तो जहांगीर किस काल का शासक था? तो मध्यकालीन शासक यानी मुगल वंश का शासक था। तो आप समझ गए, एक ही स्तंभ पर 3 शासकों, एक अशोक, समुद्रगुप्त और जहांगीर, और तीनों अपने समय के बहुत ही प्रसिद्ध शासक थे और उनके बीच टाइमिंग का गैप भी बहुत ज़्यादा है। ओके, तो ये थी महत्वपूर्ण बातें। फिर हम आगे बढ़ते आते हैं अपने टू द पॉइंट। जो हमारा जो टॉपिक है वो है समुद्रगुप्त के दिग्विजय। समुद्रगुप्त के जीवन की सबसे बड़ी घटना उसकी दिग्विजय थी। सिंहासन पर बैठने के साथ ही समुद्रगुप्त ने दिग्विजय की योजना बनाई। दिग्विजय का मतलब होता है कि साम्राज्य विस्तार, या उत्तर से भारत के जितने भी राज्य हैं उनको अपने अधिकार में करना। तो मैं एक बात ये भी बताऊंगी, समुद्रगुप्त के दिग्विजयों की चर्चा करूंगी, उनके विजय उपलब्धियों की चर्चा करूंगी। इसके पहले ये बात बताऊंगी कि समुद्रगुप्त ने जो भी विजय हासिल किए उत्तर भारत के, दक्षिण भारत के, आठवीं प्रदेश के विदेशों के साथ, तो उन सब के साथ उन्होंने किस तरह की नीति अपनाई,
क्योंकि ये बहुत मायने रखता है। क्वेश्चन में पूछा भी जाता है कि समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के शासकों के साथ, राज्यों के साथ किस तरह की नीति अपनाई, दक्षिण भारत के शासकों के साथ किस तरह की नीति अपनाई, आटविक प्रदेशों के साथ, मध्य भारत के साथ। तो इसके बाद ये चीज़ आपको फोकस करने वाली बात है और इसको आपको ध्यान में रखना होगा। ये तो जनरली भी आप बात करेंगे तो समझ जाएंगे कोई हाँ प्रसिद्ध शासक है तो ये ऐसे ऐसे साम्राज्य विस्तार किया होगा, उत्तर से भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार किया होगा। लेकिन इसमें ये मायने हैं कि इसने अपने साम्राज्य विस्तार के साथ साथ उनके साथ किस तरह की नीति अपनाई, क्या अपने साम्राज्य को संभाल सकने में ये सफल रहा, ये भी नोट करने वाली बातें हैं। चलिए, प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार इस योजना का उद्देश्य, यानी कि जो उसने दिग्विजय करने की, यानी पूरे साम्राज्य को, पूरे भारतवर्ष को एक छत्र करने की जो योजना बनाई थी, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? धरणीबद्ध यानी भूमंडल को बांधना। धरणी मतलब क्या होता है? पृथ्वी। बंद मतलब बांधना, यानी पूरे भूमंडल को बांधना उसका मुख्य उद्देश्य था। जिस समय समुद्रगुप्त शासक बना था, संपूर्ण भारत छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था और समुद्रगुप्त चाहता था विजय प्राप्त करना और भारत को राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधना चाहता था। यानी कि ऐसा नहीं है कि समुद्रगुप्त ने अपने विजय के द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार किया, भारत को एक सूत्र में बांधा। इस काम को उनके पिता चंद्रगुप्त प्रथम ने भी आगे बढ़ाया था और उसके काम को ये समुद्रगुप्त ने और आगे बढ़ाकर साम्राज्य विस्तार किया। इसीलिए समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। ओके, क्या कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन। इसके बारे में मैं और बताऊंगी कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है, बात करेंगे। तब तक के लिए हम आगे बढ़ते हैं। ये टॉपिक जो है, समुद्रगुप्त की विजय यात्रा निम्नलिखित क्रम में वर्णन किया जा सकता है। यानी कि समुद्रगुप्त सबसे पहले कहाँ विजय प्राप्त किया था, वो उसका फिर नेक्स्ट टाइम वो किन प्रदेशों पर, किन राज्यों पर विजय प्राप्त किया, उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे समुद्रगुप्त का विजय यात्रा। तो सबसे पहले है यह फर्स्ट है आर्यावर्त के 9 राज्यों पर विजय अभियान। आर्यावर्त मतलब उत्तर भारत। फर्स्ट टाइम ये था। आटविक राज्यों पर विजय। आटविक राज्य मतलब होता है मध्य भारत का राज्य, और मध्य भारत का वो राज्य जो जनजातीय राज्य हो, जंगली एरिया था, उसको हम आटविक राज्य कहते हैं। वन प्रदेश जिनको कहेंगे, या मध्य भारत कहेंगे, या जनजातीय क्षेत्र कहेंगे, उसको कहेंगे आटविक राज्य, जिसमें मध्य प्रदेश वगैरह ये आ जाता है। दक्षिण भारत का विजय। दक्षिण भारत का विजय मतलब दक्षिण में विजय, तीसरा टाइम था इसका। सीमावर्ती राज्यों के साथ संबंध। उसके जो समुद्रगुप्त के सीमावर्ती राज्य थे, उनके साथ समुद्रगुप्त का किस तरह का संबंध था, उसके बारे में पढ़ेंगे। विदेशी राज्यों से संबंध अथवा परराष्ट्र नीति। तो ये हुआ समुद्रगुप्त की विजय यात्रा का। हम इस प्रकार से क्रम में लिख सकते हैं। सबसे पहले आर्यावर्त के 9 राज्यों पर, आटविक राज्यों पर, दक्षिण भारत, हमने ये नहीं लिखा है, मैं आगे डिटेल्स में आपको बताऊंगी। तो मैं बताऊंगी कि जैसे यहाँ पे लिखा ना, आर्यावर्त के 9 राज्यों पर, आर्यावर्त के 9 राज्यों पर उसने अधिकार किया। आटविक प्रदेशों पर भी कितने राज्यों पर अधिकार किया? दक्षिण भारत के 12 राज्यों पर अधिकार किया। इस तरह से मैं और डिटेल्स भी नीचे करके आपको बताऊंगी। तो ये तो आपको समझ में आ गया। तो समुद्रगुप्त की जो भी हम जीवनी परिचय या जीवन परिचय लिखते हैं, तो हमने उसका पहले परिचय दिया, फिर हम आ गए उसकी विजय यात्रा पर। चलिए आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले आर्यावर्त के 9 राज्यों पर विजय अभियान। ओके, आर्यावर्त के 9 राज्यों पर विजय अभियान। यह है रहा आर्यावर्त के 9 राज्यों पर विजय अभियान। विंध्य तथा हिमालय के बीच के क्षेत्रों को आर्यावर्त कहते हैं। समझ में आ गया आपको? हिमालय कहाँ स्थित है? उत्तर भारत में। विंध्य पर्वत है दक्षिण से जस्ट ऊपर, जहाँ से दक्षिण स्टार्ट होता है, तो यानी विंध्य पर्वत को भारत माता का कटी प्रदेश कहते हैं। ओके, तो वहाँ विंध्य पर्वत है, तो वहाँ तक के भाग को कहते हैं आर्यावर्त। समुद्रगुप्त, ये आप ध्यान में रखिएगा, समुद्रगुप्त ने समस्त उत्तरी भारत के राज्यों को परास्त कर
उनके राज्यों को अपने राज्य में सम्मिलित कर लिया। वह एक छत्र राज्य की स्थापना में पूर्णतः सफल भी हुआ। राजनीति में ऐसे विजय को असुर विजयी कहा जाता है। राजनीति में जो ऐसा विजय हासिल करता है तो उसको क्या कहते हैं? असुर विजयी। प्रयाग प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि उसने आर्यावर्त के 9 राजाओं को, आर्यावर्त के कितने राजाओं को, क्वेश्चन यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यदि पूछा जाता है आपके एग्जाम में तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि आर्यावर्त के कितने राजाओं को मतलब पराजित किया था, तो 9 राजाओं को। प्रयाग प्रशस्ति की पंक्ति, अब देखिए प्रयाग प्रशस्ति में कितनी लाइनें हैं, हमने बताया आपको पहले ही 32 लाइनें हैं, यानी 32 लाइनें हैं। तो प्रयाग प्रशस्ति की लाइन 13 से लेकर 14, फिर 21 से लेकर 23 से ज्ञात होता है कि समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त में दोबारा अभियान चलाया था और इन राज्यों के साथ कठोर नीति का अवलंबन किया और उन्हें बलपूर्वक नष्ट कर उनके राज्य को छीन लिया। यानी कि जब आर्यावर्त पर विजय प्राप्त किया तो कुछ ऐसे राज्य भी थे जो अपने को स्वतंत्र कर लिए, तो फिर उसने दोबारा अभियान चलाया आर्यावर्त के राज्यों को अपने अधीन करने के लिए और इसमें उसे सफलता भी प्राप्त हुई। तो आप समझ गए कि आर्यावर्त के 9 राज्यों पर विजय अभियान। ओके, वीडियो लंबा हो जाता है इसीलिए हमने 9 राज्यों के भी हमने विश्लेषण नहीं किया, यहाँ व्याख्या नहीं की। ये इतने इम्पोर्टेंट भी नहीं है। हाँ, नेट वालों के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो बच्चे हिस्ट्री ऑनर्स के हैं वो नोट्स के तौर पे इसको पढ़ रहे हैं, पीसीएस के एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन अब मैं एक वीडियो लेकर ज़रूर आऊँगी जिसमें आपको पूरे ये 9 राज्य फिर दक्षिण के 12 राज्यों के बारे में विस्तार से चर्चा की जाएगी। आगे हम देखेंगे आठवीं राज्यों पर विजय। दक्षिण विजय के पहले उसने आठवीं नरेशों को पराजित करना आवश्यक समझा, कारण दक्षिण जाने के लिए मध्य भारत के विस्तृत जंगलों से होकर ही गुजरना पड़ता है। यानी कि हमने पहले ही आपको बता दिया आठवीं राज्य क्या मतलब होता है, यानी जंगली एरिया, पहाड़ी जंगली एरिया और जनजातीय एरिया, जहाँ जनजाति भी रहते हैं और विशेष रूप से घना सघन जंगल हो। तो वो क्षेत्र कहाँ आता है? दक्षिण जहाँ स्टार्ट होता है और बिंद जहाँ समाप्त होता है उसके बीच का, यानी कि मध्य भारत का जगह, जिसमें मध्य प्रदेश आता है। मध्य प्रदेश का सतपुड़ा जंगल भी आता है, चंबल की घाटी आती है, ये सारे कुछ ऐसे आते हैं, तो ये मध्य भारत से आते हैं। तो दक्षिण में जाने के लिए इन मध्य भारत से होकर गुजरना पड़ता है। तो इसीलिए समुद्रगुप्त ने जब अपने विजय अभियान चलाया तो उत्तर भारत पर अधिकार किया, क्योंकि समुद्रगुप्त का शासन कहाँ था? मगध में था। तो उत्तर भारत पे अभियान किया। उत्तर भारत के बाद आठवीं प्रदेश यानी मध्य भारत, क्योंकि उसको दक्षिण में जाने के लिए मध्य भारत पे अधिकार होना, मध्य क्षेत्र पर अधिकार होना जरूरी था, ताकि वो अपना उस रास्ते से वो जा सके। प्रयाग प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि उसने आठवीं राजाओं को जीता, उन्हें अपना सेवक बनाया। उन्हें क्या किया? अपना सेवक बनाया। एरन की प्रयाग प्रशस्ति से भी इस बात की पुष्टि होती है। आठवीं राज्यों की संख्या कितनी थी? 18 थी। याद रखिएगा, उत्तर भारत के 9 राज्य थे और आठवीं के राज्यों की संख्या 18 थी। इस क्षेत्र को महाकांतार भी कहा गया है। आठवीं के राजाओं को परास्त करने के बाद समुद्रगुप्त दक्षिण विजय की ओर बढ़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत का विजय। अब देखिए, उत्तर भारत हुआ, आठवीं प्रदेश हुआ, अब दक्षिण भारत का विजय देखेंगे। आठवीं राज्यों को परास्त करने के बाद समुद्रगुप्त दक्षिण की ओर बढ़ा। इस अभियान में समुद्रगुप्त ने कितने राज्यों पर विजय प्राप्त की? 12 राज्यों पर विजय प्राप्त की। उत्तर भारत में 9 राज्यों पर, आठवीं प्रदेश के 18 राज्यों पे और दक्षिण भारत के 12 राज्यों पर विजय प्राप्त किया समुद्रगुप्त ने। दक्षिण विजय के पश्चात समुद्रगुप्त ने दक्षिण राजाओं के साथ धर्म विजय नीति का अवलंबन किया। धर्म विजय नीति का अवलंबन किया, इसका मतलब क्या होता है? धर्म विजय नीति देख लीजिए। उसने उन राज्यों को पराजित करने के बाद उसका राज्य फिर से उन्हें लौटा दिया। ओके, और उन लोगों ने समुद्रगुप्त का आधिपत्य स्वीकार किया। समुद्रगुप्त उनसे उपहार तथा कर ग्रहण कर उत्तर भारत लौट गया। इसके द्वारा उसने अपनी दूरदर्शिता और राजनीतिज्ञता दर्शाई। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि समुद्रगुप्त ने मध्य भारत स्थित वाकाटक सामंत को अपना सामंत बनाया। दक्षिण के राज्य उसे कर, आज्ञाकरण और परिणाम द्वारा प्रसन्न करने लगे।
ओके, आप समझ गए। धर्म नीति का अवलंबन किया। समुद्रगुप्त ने, क्वेश्चन पूछ सकता है कि समुद्रगुप्त ने दक्षिण के जीते हुए प्रदेशों के साथ या शासकों के साथ किस तरह की नीति अपनाई। तो दक्षिण के प्रदेशों या शासकों के साथ धर्म नीति का अवलंबन किया। धर्म नीति का मतलब होता है कि उन्होंने, समुद्रगुप्त ने उन राज्यों से अपनी अधीनता स्वीकार कराकर कर लेकर उन्हें छोड़ दिया। यानी कि वो राज थे, वो अधीनता स्वीकार करते थे, लेकिन वहाँ का राजा खुद वो शासक होता था और समुद्रगुप्त को सिर्फ वो लोग टैक्स भेजा करते थे और ये दर्शाते थे कि हाँ वो उसके अधीन है। इससे क्या हुआ कि इन सारी नीतियों के से पता चलता है कि समुद्रगुप्त जो था वो बहुत ही बड़ा राजनीतिज्ञ था, क्योंकि उसे पता था उत्तर भारत से दक्षिण भारत पे साम्राज्य विस्तार करना या वहाँ से प्रशासन को संचालित करना संभव नहीं है, क्योंकि सेना उसके लिए काफ़ी नहीं है। फिर ये संभव नहीं है कि वहाँ देख रेख करे। इससे क्या होगा कि हमेशा षड्यंत्र होते रहता है, साम्राज्य में फूट पड़ती और यहाँ तक कि वो लोग खुद को स्वतंत्र कर लेते। तो ये सारी बातें ऐसे होते रहती। इस कारण से समुद्रगुप्त ने धर्म नीति का अवलंबन करते हुए सिर्फ उनसे टैक्स लिया और अधीनता स्वीकार करके उन्हें शासन करने के अपने तौर तरीके से पूरे प्रशासन की जिम्मेवारी वहीं के शासक को सौंप कर वापस लौट गया, जो समुद्रगुप्त की दूरदर्शिता को प्रदर्शित करती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सीमावर्ती राज्यों से संबंध। सीमावर्ती राज्यों के साथ यानी उसके फ्रंटियर जो स्टेट थे उनके साथ उनका संबंध कैसा था। दक्षिण राज्यों को परास्त कर समुद्रगुप्त ने सीमांत नरेशों को विजित करने की ठानी। इस अभियान में उसने 2 प्रकार के शासकों को परास्त किया। अब सीमांत का मतलब होता है उसके राज्य का जो बॉर्डर लाइन है, बॉर्डर लाइन पे जो राज्य थे उनको जीतने का प्रयास। पहला 5 भिन्न भिन्न प्रदेशों के शासक और दूसरा 9 गणराज्य। पहले 5 भिन्न भिन्न प्रदेशों के शासक को विजित किया, फिर दूसरा 9 गणराज्यों को। सीमांत प्रदेशों ने समुद्रगुप्त को सर्व कर दिया और उसकी आज्ञाओं का पालन किया और स्वयं उपस्थित होकर प्रणाम किया और उसके सुदृढ़ शासन को पूर्णतः स्वीकार किया। यानी कि सीमांत प्रदेश जो थे, सबसे पहले उसने 5 राज्य प्रदेशों को, फिर 9 गणराज्यों को विजित किया और इससे जो सीमांत प्रदेश थे उन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और साथ ही उन्हें जो भी टैक्स, उचित टैक्स होता है वो सारे टैक्स उन्होंने समुद्रगुप्त को दिए और उन्हें अब उनकी अधीनता को स्वीकार किया। तो इस तरह से बिना विद्रोह के ही समुद्रगुप्त का सीमांत प्रदेशों पर भी अधिकार हो गया। अब हम देखते हैं विदेशी राज्यों से संबंध अथवा परराष्ट्र नीति। विदेशी राज्यों के साथ समुद्रगुप्त की किस तरह की नीति थी और किस तरह की नीति का उसने अवलंबन किया, उसकी चर्चा हम लोग यहाँ पे करेंगे। समुद्रगुप्त के साम्राज्य की सीमाओं से परे भारत के भीतर और बाहर विदेशी राज थे, जैसे सिंहल राज और समुद्र पार के द्वीप जिनके साथ सिंहल और समुद्र पार के द्वीप जिनके साथ वो समुचित संबंध रखता था। सिंहल का मतलब होता है श्रीलंका। ओके, प्राचीन नाम सिलोन भी आता है, लेकिन सिंहल वहीं श्रीलंका को कहते हैं, जिससे शांति स्थापित करने में सहायता मिल सके। उसने उन लोगों के साथ निम्नलिखित शर्तों पर सेवा और सहयोग की संधियाँ की। अब उनके साथ सेवा संधि की, वो किस तरह था। आत्मनिवेदन, राजमहल में सेवाओं के लिए कन्याओं का उपहार, स्थानीय वस्तुओं की भेंट, गरुड़ मुद्रा, गुप्तों की राज्य मुद्रा से अंकित उसके आदेश को अपने अपने शासन क्षेत्रों में प्रसारित करना स्वीकार किया। यानी कि गरुड़ मुद्रा गुप्तों की राजकीय मुद्रा से अंकित उसके आदेश को अपने अपने शासन क्षेत्र में प्रसारित करना स्वीकार किया। अतः स्पष्ट है कि उपयुक्त विदेशी राज्यों ने समुद्रगुप्त के साथ मैत्री संबंध स्थापित किया। ओके, अब देखते हैं समुद्रगुप्त का साम्राज्य विस्तार। अब तक तो आपने देखा आर्यवर्त के 9 राज्य, आर्कटिक प्रदेश के 18 राज्य, दक्षिण भारत के 12 राज्यों पर
ने उनकी अधीनता स्वीकार की, यानी कि उसने विजय प्राप्त किया। साथ ही सीमावर्ती राज्यों ने भी उसकी अधीनता स्वीकार की और परराष्ट्र यानी विदेशों के साथ भी उसके मैत्रीपूर्ण संबंध थे। तो इस तरह से एक नज़र देख लेते हैं साम्राज्य विस्तार। समुद्रगुप्त ने अनेकानेक विजयों से एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की और उसने लगभग संपूर्ण उत्तर भारत, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के पठार, पूर्वी तट के अनेक प्रदेश सम्मिलित थे उसके राज्य में। और इस प्रकार उसका साम्राज्य पूर्व में ब्रह्मपुत्र, दक्षिण में नर्मदा, उत्तर में कश्मीर की तलहटी तक विस्तृत था। उत्तर भारत के एक बड़े भूभाग पर समुद्रगुप्त स्वयं शासन करता था। स्वशासित प्रदेश के उत्तर और पूर्व में 5 तथा पश्चिम में 9 गणराज्य उसके अधीन करद राज थे। दक्षिण के 12 राज्यों की स्थिति भी इन्हीं के समान थी। इन करद राज्यों के अतिरिक्त अनेक विदेशी राज्य भी समुद्रगुप्त के प्रभाव क्षेत्र में थे। तो ये रहा उनका साम्राज्य विस्तार। अब देखेंगे जब समुद्रगुप्त ने साम्राज्य विस्तार किया तो उसकी सांस्कृतिक उपलब्धियों में कह सकते हैं कि उसने अश्वमेध यज्ञ भी किया था। अब समुद्रगुप्त के अश्वमेध यज्ञ की जानकारी प्रयाग प्रशस्ति से भी होती है और उनके सिक्कों पर भी इसकी जानकारी मिलती है। सिक्के भी इसके स्रोत हैं। दिग्विजय के पश्चात समुद्रगुप्त ने एक अश्वमेध यज्ञ भी किया था। इस अवसर पर उसने एक विशेष प्रकार का स्वर्ण मुद्राओं को प्रचारित किया। इस अवसर पर क्या हुआ? स्वर्ण मुद्राएं प्रचारित किया जिनके एक ओर घोड़े की आकृति उत्कीर्ण है तथा उसके नीचे अश्वमेध पराक्रम लिखा हुआ है। मुद्रा के दूसरी ओर राजाधिराज पृथ्वी को जीतकर अब स्वर्ग की ओर जय कर रहा है, उसकी शक्ति और तेजस अप्रतिम है अंकित है। यानी ये सारी बातें अंकित है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक सिक्के पे इतनी सारी बातें कैसे आई? तो ये बातें संस्कृत में लिखी गई है सिक्कों पर। इससे पता चलता है ये क्वाइन यानी वो सिक्का जब हमें प्राप्त हुआ तो सिक्कों को देखने से पता चलता है कि हाँ अश्वमेध यज्ञ समुद्रगुप्त के बारे में लिखा हुआ है और समुद्रगुप्त ने अपने विजयों के उपलक्ष्य में अश्वमेध यज्ञ संपन्न किया था। ओके, अब हम देखेंगे। अब तो समुद्रगुप्त के बारे में इतना आप जान गए, बहुत अच्छी तरीके से जान गए। अब हम समुद्रगुप्त का मूल्यांकन करेंगे। चलिए, समुद्रगुप्त एक बहुमुखी प्रतिभा का व्यक्ति था। रण शास्त्रों और शास्त्र ज्ञानों का प्रणेता और अद्वितीय योद्धा था। विद्वानों से सतत संपर्क बनाए रखना वो अपना कर्तव्य समझता था। यानी विद्वानों के हमेशा संपर्क में रहता था, उनकी ज्ञान की बातें सुनता था और ज्ञान भी प्राप्त करता। वह एक सुसंस्कृत व्यक्ति था। काव्य के क्षेत्र में उसकी प्रतिभा अद्वितीय थी। इस कारण से उसे कविराज भी कहा जाता है, क्योंकि एक ऐसा सिक्का भी प्राप्त हुआ है जिस पे वीणा वादन करते हुए उसे दिखाया गया है। इससे पता चलता है कि वह संगीत का भी प्रेमी था। वह स्वयं भी काव्य रचना करता था। उसने अपने उदार पुरस्कारों द्वारा सरस्वती और लक्ष्मी के विरोध को मिटा दिया था। धार्मिक क्षेत्र में वह परंपरागत धर्म की मर्यादा स्थापित करने वाला था। वह शास्त्रों से विहित मार्ग पर चलता था। वह कृपण, दीन, अनाथ, अतुट जनों का उद्धार करता था। उसके जीवन का प्रमुख कर्तव्य लोकानुग्रह था। वह गरुड़ वाहन विष्णु का भक्त था, परंतु दूसरे संप्रदायों के साथ भी वह आदर करता था और अच्छा संबंध रखता था। इस प्रकार उसके वैष्णव होना सामरिक नीति में किसी प्रकार रुकावट न डाल सका। वह सर्वथा क्षत्रिय बना रहा। ओके, एरन प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि उसका पारिवारिक जीवन भी बहुत सुंदर और सुखमय था। यश, पराक्रम और प्रभाव से युक्त समुद्रगुप्त पुत्र पौत्रों से घिरा हुआ था। आदि से अंत तक उसका जीवन सुखमय था। तो ये रहा आपका समुद्रगुप्त का मूल्यांकन। तो आज आपने देखा समुद्रगुप्त की उपलब्धियां या समुद्रगुप्त का जीवन परिचय भी कह सकते हैं, जिसमें आपने पढ़ा समुद्रगुप्त के बारे में और साथ ही उनके विजयों के बारे में। किस तरह से उत्तर भारत, आट्विक राज्य, दक्षिण भारत, सीमांत प्रदेश, विदेशी राज्यों के साथ संबंध रखा। साथ ही कुछ उनकी सांस्कृतिक उपलब्धियां भी हमने देखा और पढ़ा। तो आप हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो।
चैनल को सब्सक्राइब करो और इसी तरह से चैनल बने रहो, क्योंकि मेरे चैनल पे हिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स अवेलेबल हैं। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, मेडिएवल, मॉडर्न, साथ ही यूरोपियन हिस्ट्री, चीन जापान हिस्ट्री, अमेरिकन हिस्ट्री, ये सारे वीडियो अवेलेबल हैं। ओके, तो इस तरह से देखते रहें और बने रहें। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।